हो गया। देखो ये इसको इसको लिखना बड़ी बात नहीं है, इसको समझना भी बड़ी बात। जैसे मान लो भैया ये सब सिंबल में लिखा गया, प्रतीक में लिखा गया। आप जानते हो ना धारा आई बराबर होता है ना, आई को वैद्युत धारा बोलते हैं। ये आवेश बटे क्या होगा, समय होगा। एन का मतलब क्या है, स्मॉल एन का मतलब क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मीनिंग होती है ना। यहाँ ये एन बराबर कुछ है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो एन बराबर कुछ होगा, मैथ में पढ़ोगे तो एन बराबर कुछ होगा। मैथ में नेचुरल नंबर होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, कोटि ओटी होता है। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कितना बालक याद करे, दिमागी है। और आई बराबर देखो एन ई ए वी डी हो जाएगा। वी डी क्या है, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और जे क्या है, धारा घनत्व है। आई बराबर क्या होगा, ए होगा। और ये गतिशीलता है म्यू, वी डी अपान में। देखो ये म्यू बोलिए चाहे इसको माइक्रोन बोलिए। और अगर हम लोग जनरली देखेंगे 10⁶ होता है एक माइक्रोन में, इतना 10⁶। अब यहाँ जो भी लगाओगे इतना मीटर किलोमीटर जो भी होगा। तो अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे ना, म्यू बराबर 10 वी डी अपान में ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा वेक्टर फॉर्म में लिखी जाती है, लिखा नहीं गया जाने दो। प्रतिरोध देखो ये v बराबर आर बराबर वी अपान में आई होता है। v विभवांतर है ना, कुछ समझो क्या है, वेग है। यहाँ अगर चाहो तो आप पूछ निकाल दो, ये वेग है और ये विभवांतर है, ठीक है, ये वेग है, सॉरी विभवांतर है। तो ये जी क्या है, जी क्या है, चालकता है, ठीक है, ये चालकता 1 अपान में आर होगा, ठीक है। और ये रो है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है। सिग्मा क्या है, सिग्मा विशिष्ट चालकता है, ठीक भैया, सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता। और जे बराबर सिग्मा इंटू ई होता है, सारी चीजें। अब यहाँ पर जान ही रहे हो ना, डब्ल्यू क्या है, कार्य नहीं है, किया गया कार्य ही वैद्युत ऊर्जा होता है। बट यहाँ पर आप सीधा सीधा वैद्युत ऊर्जा बोलोगे, वैद्युत ऊर्जा, विभवांतर, आवेश, ये सारी चीजें। और यहाँ पर एच क्या है, एच उष्मा है। और ये प्रतिरोध है, जान ही रहे हो। और ये पी क्या है, शक्ति है। इतने सारी चीजें, ठीक है। हम लोग इसी पर क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे आगे चलते हैं, धीरे धीरे कदमों से आगे चलते हैं ना कि छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे आगे चलते हैं। लगाओ बताए, अच्छा देखो, हाँ बस देखो, अच्छा हो देखो क्या कह रहा है, बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। हाँ, कूलाम का मतलब क्या, आवेश है ना। क्यू बराबर कितना है, ये 90 कूलाम है। और कह रहा है कि इसमें जो समय है, समय टी बराबर कितना दिया है, 1 घंटे 15 मिनट, इतना दिया है। इसका मतलब देखो, इसको ऐसे कैलकुलेट, 1 घंटे में देखो, 1 घंटे में होगा 60 मिनट, ठीक है। और 15 मिनट ये पहले से दिया है, बराबर कितना होगा, 75 मिनट। और हाँ, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। इसको देखो लिखने का तरीका जो है ये होता है, इंटू 1 मिनट ये होता है। और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। तो अब इसको गुणा करा दो, गुणा कराओगे 4500, ये होगा 5 अंक 30 की शून्य होगा, 6 7 42, 42 3 कितना होगा, इतना सेकेंड हो जाएगा। टी का मान पता चल गया, क्यू का मान पहले से दिया गया था। अब लगा क्या हुआ, अब उसके बाद आप पहला फॉर्मूला ये लगाओगे, ये वाला, ये। तो क्यू बराबर क्या होगा, सॉरी आई बराबर क्यू बाई टी। तो आई बराबर क्यू की वैल्यू है कितना, 90 अपान में इधर होगा, काटो इसे, कैंसिल, 9 के 9, 9 पचे 45, 9 9 शून्य, 1 अपान में कितना आएगा, इसको भाग दे दो, कितना जाएगा ये, समथिंग नहीं जाएगा, कितना एम्पियर होगा लिख लो, भाग देके चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये दो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर किसी कौन पता नहीं, परिच्छेद क्षेत्रफल है, कौन है किसी इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर 1.2 एम स्क्वायर। कोई बच्चा इसको चेंज कर दे, मजा आ जाएगा ना। देखो अच्छा, आप लोग यही चेंज कर दो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या और क्या दिया है, कह रहा प्रति सेकेंड 6.0 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। प्रति सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड। टी बराबर कितना दिया है, 1 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, एन बराबर कितना,
6.0 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। अच्छा आप देखो, हमें पहली बात निकालना है धारा। धारा मतलब आई। ऐसा कोई फॉर्मूला बता दो जिसमें सर स्मॉल एन भी हो, टी भी हो और धारा भी हो। आप डायरेक्ट आओगे इस वाले फॉर्म। यहाँ पर एन भी है, टी भी है, ई क्या है, आवेश है, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये चार्ज होता है, सब पता है। और ई बराबर लिख लो यहीं पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये होगा। सबकी वैल्यू रख दो, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं एन ई अपान में क्या होता है टी। आई इक्वल टू एन की वैल्यू रखोगे 6.0 इंटू 10⁻16, स्मॉल ई की वैल्यू रखोगे 1.6 और स्मॉल टी की वैल्यू 1। ठीक है, ये सबका गुणा करा दो। ये 16 छक्का कितना होगा, एक अंक दशमलव लगा दो, इंटू 19 में से 16 घटाओगे -3 आएगा। ठीक है, इतना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना एम्पियर धारा आएगा। एक बात और, दूसरी बात ये कह रहा है सर आप धारा घनत्व निकालिए। धारा घनत्व ये है ना, जे बराबर आई अपान में, लिखो धारा घनत्व। दूसरा है वी नो दैट, हम लोग जानते हैं धारा घनत्व जे बराबर आई अपान में, आई की वैल्यू पता है 9.6 इंटू 10⁻³ और ए की वैल्यू पहले से दिया है कितना, हाँ 1.2 इंटू 10 की पावर कुछ नहीं। हाँ, इसको चेंज करना है, चेंज करना बता दें। देखो ये 1 का मतलब, 1 का मतलब होता है 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻³ मीटर। ये इसका स्क्वायर लगा है, इसका स्क्वायर करो कितना होगा 10⁻⁶। गलती यहीं पे बहुत होती है, बहुत बच्चे ना सीधा ऐसे 10⁻³ करके निकल जाते हैं, जबकि गलत हो जाता है। तो आप लोग क्या करोगे, चूंकि इसका स्क्वायर लगा है ना, इसका भी स्क्वायर करो 10 की पावर कितना होगा -6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, ये होगा 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दोगे इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया। दशमलव सेम पोजीशन पे कट जाएगा, 12 का पहाड़ हम कितनी बार पढ़ा जाएगा, 96 आएगा, 12 96, 8 बार गया। ये 10 की पावर ऊपर चलेगा, +6 होगा, 6 में से 3 निकाल दोगे कितना होगा, प्लस में होगा कि माइनस में, इसका मात्रक लिख दो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, लिख लो। ओ इसे देखो, अब आप खुद बताओगे। इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन बराबर दिया है कितना 8.4, 10 की पावर कितना 22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा दिया है। अभी ध्यान देना है, जो क्षेत्रफल सॉरी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो होता है, जैसे मान लो ये क्षेत्रफल है, ये कोई तार है, कुछ भी होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ना मीटर क्यूब में होता है, मतलब मीटर या मीटर स्क्वायर में होता है, या अगर आयतन की बात होगा मीटर क्यूब में होगा, तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा बे, मीटर क्यूब बनाना पड़ेगा। देखो ये प्रति सेंटीमीटर क्यूब का मतलब जान रहे हो, जब हम लोग अनुगमन वेग सिद्ध कर रहे थे, याद दिला दे थोड़ा सा, अनुगमन वेग और धारा उसमें संबंध, धारा और अनुगमन वेग में संबंध सिद्ध कर रहे थे, उसमें बताए थे कि इसका क्षेत्रफल क्या है, इसकी लंबाई क्या है, इसमें धारा कौन सी जा रही है, और हम लोग लिए थे कि एकांक क्षेत्रफल, सॉरी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इसका जो पूरा क्षेत्र आयतन है ना वो 1 है, तब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन वही दिया है। इसका मतलब ना, इसका मतलब है कि 1 मीटर क्यूब में, सॉरी मतलब एकांक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एकांक आयतन में, जैसे ना इस पूरे तार से कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इतना इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर की बात हुई। तो आगे चलते हैं, और क्या दिया है, धारा कितना दिया है 21 एम्पियर, और क्या दिया है, बस कैपिटल ए भी दिया है, कितना दिया है, कितना
ई बराबर दिया है और क्या दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻। अब बताओ कौन फॉर्मूला हो सकता है जिससे हमारा VD आ जाए। ऐसा कोई फॉर्मूला देखो जिससे हमारे पास VD मिल जाए, दूसरे से लगा दिया जाए पक्का। देखो यहाँ पर I N E A VD सबका मान मिल जाएगा ना। इसमें I का मान दिया है ना, N का मान दिया है, E का मान दिया है, A का मान दिया है, इसका मान निकाल लेंगे आराम से। हाँ ऐसे होता है। जादू देख रहे हो ना, कि जादू तुम लोग नहीं देख पा रहे हो। I बराबर NEA VD, तो यहां से VD बराबर निकालोगे तो I अपान में क्या होगा, ये एक फॉर्मूला यहां से भी बन गया। अब सबकी वैल्यू रख दो, लेकिन उसके पहले बना लो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है बालक? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में तो कितना मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं? ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? हाँ 1/100 होगा। ये आप ऐसा कैसे, तो सर 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻2 मीटर, ये होता है। अच्छा यहाँ पर प्रति पहले से लगा हुआ, प्रति का मतलब बटा होता है। अगर ये 1 सेंटीमीटर को 10⁻⁻2 होता है, इसको मैं ऊपर लेके चलूंगा तो कितना होगा? 10⁻2 हो जाएगा। और क्यूब है तो 10⁻2 का घात 3 करें कितना होगा? 10⁻6 हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, समझे कि नहीं समझे? देखो 1 मीटर में होता 100 सेंटीमीटर, और इसको 1 सेंटीमीटर निकालेंगे 10⁻2 मीटर आएगा। यहाँ पर प्रति पहले से लगा, प्रति का मतलब बटा होता है। अगर इसको हम लोग या ऐसे लिखेंगे, अगर मैं 1 मीटर की मतलब 1 सेंटीमीटर की बात करूं 10 की पावर इतना मीटर होगा। मैं इसको ऊपर लेके चल रहा हूं तो कितना होगा? 10⁻+2। तो यहाँ पर 3 घात है, इसलिए हम लोग इसको 3 घात बनाएंगे। तो इसको आप पावर 3 करोगे, 10 की पावर कितना होगा? 6 हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ 8.4 इंटू 10⁻22, और 10 की पावर कितना होगा? 6। और ये कितना आ जाएगा? 22 में 6 जोड़ दो, अब तो बन गया मीटर क्यूब। क्षेत्रफल सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये होगा प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब। और एम्पियर का मान ठीक है। अब क्षेत्रफल का मान बनाओ। क्षेत्रफल को देखो, अभी बताए थे ना 1 मीटर में, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर? 1000। अच्छा 1 मिलीमीटर में होता है 10⁻³ मीटर। और यहाँ पर कितना है? 1 mm का स्क्वायर है, तो इसको 1 × 10⁻³ की पावर 2 कर दोगे। अभी बताए थे, हो जाएगा 10 की पावर कितना? -6 मीटर का क्यूब, सॉरी स्क्वायर होगा। और ये सब भैया सब कुछ सही है। अब सब कुछ लोचा खत्म है, आप सीधा मान रखो आ जाएगा। ठीक है। अब चलो VD बराबर I का मान रखो कितना एम्पियर है? हाँ 0.21। EN का मान कितना है? और E का मान है A का मान कितना है? बस अब इसको हल करना है। अब लोग हल कर लोगे ना, मुझे पता है। इसको देखो 8.4 इंटू 1.6 एक साथ लिख लो, बाकी पावर को बैलेंस कर लो। यहां से ये 19 में 6 जोड़ोगे ना, 19 और 6 जोड़ो, 19 से जोड़ो कितना होगा? 25। -25 हो गया। 25 में से 28 घटाना है, 28 में से 25 घटाना है, तो +3 आ जाएगा। ये हो गया। अब इसको दोनों का गुणा कराओ और इसे भाग दो। ठीक है, गुणा कराओ, भाग दो। मैं इसको 10 की पावर ऊपर लेके चल रहा हूँ, पावर ऊपर लेके चलने में मजा आता है, इसीलिए। अब इस दोनों का गुणा करा के लिखो जल्दी से। यहाँ पे इन दोनों गुणा कराओ। इसका गुणा कराओगे भैया आएगा 13.44। ठीक है कि नहीं? ठीक है। दशमलव देखो 2 अंक पे है, 2 स्थान यहाँ पे, 2 स्थान यहाँ। काट दीजिए, काट दो। तो अगर आप काटोगे तो VD बराबर होगा 21/1344 × 10 की घात कितना होगा? माइनस। अब इसको भाग करना है, इसको भाग करोगे तो आएगा 0.0156।
इंटू 10 की पावर कितना होगा -3। भाग करके आप लोग चेक कर लीजिए। दशमलव आप थोड़ा सा इसको सार्थक अंक बना देना है। 1 2 दो अंक खिसकाओगे 1.5 गुणे 10 की घात कितना होगा, 2 अंक खिसकाए भैया तो 10 की पावर कितना होगा -5। बेग है, बेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इतना आंसर आएगा। अच्छा 6 भी छूट रहा है, 6 भी यहाँ ऐड कर दो। देखो कह रहा है कि 1 मीटर लंबी धात्विक छड़ सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। ठीक है बालक, यदि धातु की प्रतिरोधकता मतलब रो 50 गुणे 10 की घात -8 ओम मीटर हो तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने हो, तो अपवाह वेग की गणना कीजिए। जो जो दिया बताओगे एक बार, क्या क्या दिया है। ये ब्लर तो नहीं हो रहा है, नीला उला हरा हो रहा, व्हाइट है ना, ठीक। तो यहां विभवांतर भी बराबर कितना दिया गया है 2 वोल्ट, और उसके बाद रो रो बराबर कितना है, और यल बराबर 1 मीटर। यल बराबर स्टार्टिंग में ही दिया था 1 मीटर, ठीक है, और यन बराबर 5 गुणे 10 की घात 24 प्रति मीटर। इसका मतलब है कि हाँ, और क्या दिया है, ई बराबर कितना दिया है। इसका मतलब है कि 1 मीटर आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। क्या निकालना है हमें, VD का मान निकालना है। अच्छा कोई ऐसा फॉर्मूला बता दी जिसमें VD हो, ये हो, ये हो, और क्या हो सकता है, आप लोग जानते हो, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। एक चीज लिखे थे वहां पर, धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध, या धारा घनत्व और वैद्युत धारा में संबंध। तो वहां से जे बराबर लिखे थे क्या, एन ई वी डी। यहां से VD निकालोगे, VD बराबर ये आएगा जे अपान में एन ई होगा, ठीक है। अब दिक्कत ये सर, इस जे का मान निकालना है हमें, जे का मान निकालना है, और जे का मान आप तभी निकाल पाओगे कैसे, देखो ओम का नियम जानते हो, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, जानते हो नहीं जानते हो। और दूसरी बात, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर जानते हो क्या होता है, आर ए अपान में क्या होता है, यहां से आर का मान निकालो, आर का मान निकालोगे तो आर इक्वल टू रो एल अपान में क्या होगा, यहां पुट कर दो, V इक्वल टू आई, आर की वैल्यू क्या रखोगे, रो एल अपान में ए, V इक्वल टू, इसको ऐसा बना लो, आई अपान में ए इंटू रोयल, ठीक। देखो आई अपान में ए फॉर्मूला बताओ किसका है, ये एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली जो धारा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जे, धारा घनत्व बोलते हैं। रो यल हो गया, यहां से जे की वैल्यू निकालो तो ये होगा V अपान में रो यल, ये हो गया, जे का मान आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो हम लोग इस जे का मान ना, ये जे है, ध्यान आई नहीं है, अब जे का मान हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में रख देंगे और सबकी वैल्यू रख दोगे, आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। हाँ तो ये यहाँ पर एक फॉर्मूला और यूज हुआ है, जे बराबर होता है आई अपान में ए, सब यही तीनों फॉर्मूला रखा गया है। इसको हटा के समीकरण 1 से लिख रहे हैं, समीकरण 1 से लगाओगे VD बराबर, जे की वैल्यू रखो V, और ये सब नीचे आएगा, सिस्टम पूरा नीचे आएगा तो क्या होगा, एन ई एल और हो जाएगा रो, ठीक है। ये यहाँ सबका V का मान रखो, एन का मान रखो, ई का मान रखो, सब। अच्छा कोई ऐसा यूनिट जो गड़बड़ दिया हो, प्रति मीटर क्यूब ठीक है, ये क्या है ओम मीटर, ये भी ठीक है, वोल्ट ये भी ठीक है, ठीक है, चेंज नहीं करना किसी को। तो ये VD बराबर
VD मतलब इसको पूछ निकाल दो, बेग है, ठीक है। हाँ, अब विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट अपान में n कितना है, n 5 गुणे 10 की घात, और E का मान कितना है, और L का मान कितना है, 1, तब इसका मतलब 1 है। और रो का मान कितना है, 8 है कि 7 है, 50 गुणे 10 की घात माइनस 8। अब इसको सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं। VD बराबर 2, इसको गुणा कराओ, 16 पंचे कितना होगा, 80, मीन्स 8 बचा, 8 के इसमें गुणा कराओ कितना होगा, 8 पंचे 40, 400। हाँ 400 हो जाएगा। हाँ तुम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा ठीक हो गया है, पकड़ ले रहे हो ना। यहाँ से यहाँ गुणा करा दिए तो आप लोग जीरो हटा दिए, फिर से गुणा करा 5 400 लिख दिए, गुड। यहाँ 10 की घात 24 है, ये देखो ये 19 और ये -8 कितना होगा, डायरेक्ट बताओगे, इसको कह रहे जोड़ के 19 और 8 कितना होगा, 19 8 कितना होगा, 27 होगा। अब अरे शांत हो यार, तो 19 और ये 27 हो गया, 27 में 24 घटा दो, कितना आएगा, -3। हाँ, अब क्या करोगे, VD बराबर, एक काम और कर ले, कर लिया जाए। देखो इस जीरो को यहां से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, 2 जीरो है, यहां से 2 जीरो कम हो जाएगा, 2 बटे, और ये होगा 4 गुणे 10 की घात -1। इसको ऊपर लेके चलो, इसको ऊपर लेके चलेंगे तो कितना होगा, 2 गुणे 10 की घात 1, और 10 की घात 1 का मतलब क्या होता है, ओनली 10 होता है। ये बटे कितना होगा, 4, इसको काटोगे ये 20 होगा कि नहीं होगा, 4 पंचे 20। बेग है, बेग का मतलब मीटर प्रति, लिख लो भैया। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा, डरना नहीं है। तो चारों ओर इतने मीटर की त्रिज्या है कि कक्षा में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कितने बेग से, 2.2 इंटू 10⁶। और कह रहा है आपको धारा का मान निकालना है। अच्छा, धारा का मान निकालने के लिए कितने फॉर्मूले आपको पता है, 1 2 3, आई बराबर ये नहीं, कब से आई बराबर ये नहीं, ठीक, आप इसको करेक्शन कर लो। आई बराबर क्यू अपान में टी लिखे हो ना, एन ई अपान में क्या टी लिखे हो, आई बराबर NEA। अच्छा अब ये बताओ आप थोड़ा सा, ये वाला आई का फॉर्मूला तभी आप यूज करोगे जब आपका क्षेत्रफल पता हो, अनुगमन वेग पता हो। सीधा इसका मतलब ये है, इसमें ना तो इसका अनुगमन वेग दिया है, ना ही क्षेत्रफल दिया है, इसलिए ये नहीं लगेगा। हमारा सिंपल वाला फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, ठीक है। आओ देख लेते हैं। एक परमाणु है हाइड्रोजन का, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कितने वेग से, वेग, और क्या दिया है, त्रिज्या कितना है उसकी, नाभिक की त्रिज्या -11 मीटर, और कुछ दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दिया है। अच्छा, क्या इसके अलावा भी हो सकता है, जैसे मान लो आपको ये पता है, कभी कभी बुक में क्या हो, चेंज कर दे कि ऐसा होता है, तब क्या करोगे, तब बताओगे सर बुक वाला गलत लिखा है। अगर बुक में जो दिया है वही लगाओगे, आप अपने मन से नहीं लिखोगे, ठीक है। जैसे मान लो बुक में कुछ दूसरा आ गया, आपको ये पता है, तो जो बुक में दिया वही लगाओ, क्योंकि जितनी वैल्यू हो, जितने कांस्टेंट वैल्यू सब पीछे पेपर में दिया होता है, आपको याद करना नहीं होता है कि के का मान कितना होता है, एच का मान कितना होता है, एन ए का मान कितना होता है, आपको याद नहीं करना, लास्ट में दिया होता है, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू। तो जो बुक में दिया होगा वही लगाओगे, और उसी के अकॉर्डिंग आंसर बताओगे। ऐसा नहीं हमें याद है सर हम अपना लिखे, नो, जब नहीं दिया होगा तो अपना लिखिएगा। और कुछ दिया है, नहीं दिया है। देखो इसको निकालने के लिए, ये देखो
धारा का मान निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना है, एन का मान, ई का मान पता है और टी का मान ऐसा निकालना है। तो एन बराबर आपको पता है, एन बराबर होता है 1 में टी। कुछ और बातें बताते हैं। जैसे मान लो किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है किस आकार होता है, वृत्ताकार होता है। वृत्त के आकार का होता है। जैसे ये पही परमाणु का नाभिक हो गया, इसकी चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होती है, ये वृत्ताकार होता है। इस परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या दी गई, कितना दिया गया है, जो भी होगा ना वहां पर लिखा गया है 5 × 10 की घात कितना -11 ये दिया है। अच्छा, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां से चलना प्रारंभ करता है, ये यहां से चलेगा, फिर उसके बाद यहां से चल के यहां आ जाएगा, यहां से चल के फिर यहां पे आ जाएगा, तो कितना दूरी ट्रेवल करेगा, कितना दूरी तय करेगा वो। अच्छा, ये उतना ही दूरी तय कर पाएगा जितना इसकी परिधि होगी ना भैया। अगर ये परिधि पे चल रहा है, क्योंकि इसी पर चलेगा ना, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएगा, तो जितना वृत्त की परिधि होगी उतना ही क्या होगा, ये दूरी तय करेगा। और ये दूरी इस, अच्छा, किसी भी वृत्त की परिधि कितना होती है, 2πr होती है। मतलब ये जो दूरी है हमारे पास मिल जाएगी 2πr, ये हो गया। और देखो, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेता है, जैसे यहां से, अच्छा ये यहां से चलेगा तो कुछ दूरी लेगा और क्या होगा, कुछ समय भी लेगा। ऐसा तो नहीं है सर दूरी के साथ साथ समय नहीं लेगा, तुरंत ही पहुंच जाएगा, तो कुछ समय भी लेगा। और एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेता है उसे हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल, इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल टी से, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया दूरी और ये हो गया समय। अगर दूरी और समय दिया हो, चाल निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हो। एक बात और समझोगे, उसको रस्सी वाला समझा दे थोड़ा सा। जैसे मान लो यहां से रस्सी बांधे हो, ये यहां पकड़ के इसको ऐसे कंपन करा रहे हो, तो एक सेकंड में ये रस्सी जितना कंपन करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। नो, एक सेकंड में कोई कण, कोई वस्तु जितना कंपन करती है उसे हम लोग बोलते हैं आवृत्ति, और आवृत्ति को लिखते हैं यन से। अब यहां समझो, ये यहां से चल करके यहां पे आएगा, जितना समय लेगा उसे आवर्तकाल बोलेंगे। लेकिन इस परमाणु में, इस नाभिक में एक सेकंड में बात कर रहा हूं, एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना उसे हम लोग बोलेंगे उस इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति, और उसको लिखेंगे स्मॉल एन से। ये बात ठीक है। यहाँ पे यही 3 चीज समझना है। पहली चीज ये है कि सर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर यहाँ से चल के यहाँ तक आता है तो जो दूरी तय करेगा उसकी परिधि तय होगी, और वही उसकी परिधि उसकी दूरी होगी, और परिधि 2πr। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लेगा वो क्या होगा, आपका आवर्तकाल होगा। और एक सेकंड में इस नाभिक में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो क्या होगा, उसका यन होगा। यही सब लिख रहे हैं। अब आप देखिएगा, तो इतना लोचा था, लोचा आप लोग समझ गए होंगे। इसको हटाते हैं थोड़ा सा। देखो यहां से वेग दिया है, ठीक, वेग दिया है ना, और उसके बाद देखो ये दूरी हमारे पास है, और ये देखो समय, समय नहीं दिया, निकाल सकते हैं। इसलिए लिखोगे टी बराबर, टी दूरी बटा, सॉरी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय। अगर हम लोग समय निकालेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग समय निकालें तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। दूरी कितनी है हमारे पास और चाल कितना है, ठीक है, कोनो दिक्कत। आगे चलते हैं, ये समय यहां से निकाल लिए। आवर्तकाल एक प्रकार का समय होता है, तो टी का मान, अच्छा इसको ऐसे रहने दो, और लिखते हैं प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन से लिखेंगे। और ये होगा, देखो यहां पर ये जो एन है ना वो होगा 1 में टी,
दो, आप आवृत्ति की परिभाषा दो तरह से दे सकते हो। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, या एक सेकंड में कोई कण जो कंपन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति जो होती है या कंपन करने वाली कणों की जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है, मतलब जो समय लेता है उसके व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो 1/t के बराबर होगा। यहाँ से n का मान निकलेगा 1/t की वैल्यू रख दो, यहाँ रखो कितना 2πr/22 और 2.2 इंटू 10⁶ ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो जाएगा ये होगा 2.2 इंटू 10⁶, अपान में कितना आएगा 2। अच्छा पाई की वैल्यू भी रख दो, आगे रखना है, आगे रखना जाने दो ये, ठीक है। तो n का मान हमारे पास इतना मिल गया, इसको सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं। पाई का मान कितना रख दिया जाए बताओगे, 22/7, कटेगा भी नहीं 22/7 रखेंगे तो 3.4 रख दे, 2.2 इंटू 10⁶ कितना होगा 6, 2 गुणे यहाँ रखो 22/7। अच्छा भैया 22/7 रखो, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, और ये होगा 22/7 और आर की वैल्यू दिया गया, देखो यहाँ पे कितना है -11, ये हो गया, ठीक है। काटोगे इसको, देखो ये काट दो, 0 पॉइंट कितना आएगा, और कुछ कटेगा, ये 5 दूना 10 होगा, और ये 10 होगा, ये इसको भाग देना है, और ये 7 भी बचा है, n बराबर 0.1 इंटू, अच्छा इसको गुणा करा दो, कितना हो जाएगा ये 0.7 इंटू 10⁶, नीचे बचेगा 5 दूना 10, अच्छा 10, ये 10 की घात ऊपर लेके चलो, कितना होगा, भाग दे दो, इसको भाग दे दो, हम लोग अगर भाग देंगे इसको 0 पॉइंट कितना होगा 0.7 इंटू 10⁻11 और 6 कितना होगा 17, n बराबर, चाहे ऐसे रहने दो, चाहे इसको सार्थक अंकों में बना दो ना, 2 अंक उधर लेके जाओगे तो कम ही होगा घात। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक। अब 1 सेकंड में अगर इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेश धारा का मान निकाल सकते हैं, क्यू बराबर एन ई अपान में किससे, टी से, आई बराबर एन का मान 0.07, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और टी का मान 1 है, 1 रखोगे तो उतने होगा। अच्छा n का मान रखो 0.07 इंटू 10⁻17 और e का मान 1.6 इंटू 10 कितना, अब 16 सत्ते कितना होगा, गुणे 10 की घात कितना होगा भैया बता दो, 19 में से 2 निकाल दो, 2 अंक दशमलव लगाना है, ये बात क्लियर, इतना एम्पियर, ये ओ 3 अंक बाद लगाए ना, हाँ सही बात, कौन दिक्कत, सार्थक अंक बनाओ फिर, 0.1 अंक खिसका रहे हैं यहाँ पे, दाहिनी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं 1.26, अब बताओ घात कम होगी ज्यादा, -1 होगी, -3 होगी, -3, घात -3 हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। हे प्रभु, हाँ एकदम सही लगा यार, ये तो 16 सत्ते 112 होता है कि 126 होता है, तो बस अब नहीं पढ़ाऊंगा, 16 सत्ते 112 होता है। आप बोलोगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, आप लोग को आ गया लग रहा है, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, तो मुझे जाना पड़ेगा, भैया मुझे जाना पड़ेगा लग रहा है। 0.24 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास देखो, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, मीन्स त्रिज्या होता कितना r, 2 गुना 0.24 सेंटीमीटर। अब देखो हो सकता है आप लोग इसी के बाद हिम्मत तोड़ दो, देख लो थोड़ा सा, ये 0.24 इधर आएगा 2 सेंटीमीटर r, ये इसको काट दो 0.1 कितना होगा 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो कितना होगा
ठीक है, मीटर हो गया, ये हो गया, मीटर हो गया बस। इसलिए तो बोल रहे थे हो सकता है आप लोग यहीं से। आगे क्या दिया है बताओगे? हाँ, ये कितना बार व्यास दिया? 0.4 सेंटीमीटर। जीरो। अच्छा, ओहो, दो तार है ना, तो इसको मैं कैसे लिखूं? इसको मैं देखो लिख रहा हूं, ये थोड़ा सा, मुझे लगा एक ही तार है, मिटा दूं क्या? तांबा को कैसे लिखेंगे? ये तांबे का तार का व्यास है, तांबे को लिख दूं, सॉरी एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम को मैं ए से लिख दे रहा हूं, एल। ये एल्युमिनियम के तार का व्यास इतना दिया है। और दूसरा दिया है तांबे के तार का व्यास, इसको कैपिटल टी से लिख दे रहा हूं, ठीक है। तांबा का मतलब कापर होता है, और ये टी, टी फॉर तांबा लिख लो। ये कितना दिया? 0.16 ये भी सेंटीमीटर में है ना, तो ये आर टी बराबर 0.16 अपान में 2 बराबर हो जाएगा 0.8। 0.8 पक्का कि होगा? 0 पॉइंट ऐसा होगा ये, हाँ। तो ये इसको आप चेंज कर दो, 0.08 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये देखो दोनों की त्रिज्याएं आ गई, एल्युमिनियम का और किसका? तांबे का, ये त्रिज्या आ गई। और क्या दिया है? और क्या दिया है? आई बराबर कितना जा रहा धारा? इस सब में इतना ही जा रहा ना, दोनों तारों में। अब क्या निकालना है? पहले तार लिख लो। पहला क्वेश्चन ये है कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के तार का धारा घनत्व, धारा घनत्व जे बराबर आई अपान में कितना होगा? ए। और चूंकि जो तार का सिरा होता है वो कैसे होता है? वृत्त के आकार का होता है, तार बेलन के आकार का होता है, कुछ इस तरह से ये। लेकिन इसका जो सिरा होता है ये, और ये वृत्त के आकार का होता है, इसलिए जो क्षेत्रफल होगा किसका लगेगा? वृत्त का। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। चूंकि एल्यूमिनियम है तो आप लिख दो एल, ऐसे सब कुछ रखो। तो जे बराबर आई की वैल्यू कितना रखोगे? 10 एम्पियर अपान में पाई की वैल्यू कितना रखोगे? 1/4। और आर की वैल्यू रख दो आर 0.12 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। जे बराबर 10, ये होगा 3.14 गुणे 12 का वर्ग करो, कितना होगा? 144। तो ये 44 कहाँ जाएगा? 0.10144 इंटू 10 की पावर कितना होगा? -4। अब ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर +4। और इस इन सब का गुणा कराओगे 144, और इस सब का गुणा, इन दोनों का गुणा कराओगे, कितना आएगा? ऐसे बस इसको लिख सकते हो 10 की पावर कितना? 5। और 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान पे है दशमलव। दशमलव हटाते हैं इसका, 1 2 3 4 5 6, दशमलव कहाँ लेके आए बताए? यहाँ लेके चले आए पूरा, 1 2 3 4 5 6, दशमलव 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो लिख देंगे 4 5 2 1 6 गुणे 10 की घात कितना? -6। ठीक है, 6 अंक उधर लिख गए। जे बराबर, इसको लिख सकते हो 10, 1 गुणे 10 की घात 5, इसको ऊपर लेके चलोगे तो हो जाएगा 10 घात 6, और इसको लिखोगे 45 2। अच्छा, थोड़ा शॉर्ट कर देना, इतना लंबा भाग कराओगे दिक्कत होगी ना, शॉर्ट करें थोड़ा सा। आओ देखो यहीं तक ले लो, इसको छोड़ ही दो, छोड़ दिए, चलो। जी बराबर 45 से दे ही सकते हो ना, इतना गरीब तो नहीं हो। 10 घात 5, ये हो जाएगा 45 गुणे 10 की घात, 1 2 3 अंक लेके आए हैं ना, -3 लिख दो।
जे बराबर ये होगा 1 गुणे 10 की घात 5 और 10 की घात ऊपर जाएगा +3, ये हो जाएगा 45। अब जे बराबर 1 बटे कितना है 45 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 8। इसको भाग दे दो, इसको काटोगे, बहुत समझदार हो तो है ये। इसको काट दो भैया, कितनी बार जाएगा 0.022 ऐसे जाएगा नहीं जाएगा, इंटू 10 की पावर कितना 8। इसको सही से लिख दो, जे बराबर 0.12 यहां लेके आओ 2.2 गुणे 10 की घात 6, ठीक है। और इसका मात्रा क्या होगा बता दो, अरे लिख दिए, देख के बताओ। एम्पियर प्रति क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो ये इसका ये आंसर होगा। दूसरा हमें निकालना है, लिखो हाँ इसको लिखो जल्दी से। तांबे के तार का अनुगमन वेग, यहां पर n बराबर दिया था तांबे के लिए, और हम लोग इसका अनुगमन वेग या अपवाह वेग निकालेंगे। आप जानते हो फॉर्मूला बताओगे अनुगमन वेग का, I बराबर क्या होता है, n का मान पता है, E का मान पता है, A का मान निकाल लेंगे पता है, VD का मान निकालना ही है। हाँ दो तरीके से निकाल सकते हो आप, ऐसे भी निकाल सकते हो, I बराबर उस वाले से फॉर्मूले से, J बराबर क्या होता है एन ई वी डी, इससे भी निकाल सकते हो। लेकिन इससे क्या होगा, आपको J का मान निकालना पड़ेगा, चाहे आप A का मान निकाल लो चाहे आप J का मान निकाल लो, जो आपको सही लगेगा। यहीं से A का मान निकालो, बाकी सब बना बनाया है, हम लोग इसे जल्दी से खा लेंगे। कहां से ये I का मान बता दो 10 एम्पियर है ना, VD बराबर लिखोगे क्या होगा, VD बराबर I अपान में एन ई ए, बस इतना होगा। VD बराबर I का मान 10 एम्पियर। अच्छा ये दो तार है, जो भी होगा, एक तार ये है एक तार ये है, ये एल्युमिनियम का तार, ये तांबे मतलब कॉपर का तार है। ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, धारा समान होगी कि अलग अलग होगी, धारा सब, इसीलिए 10 एम्पियर लिख रहे हैं, नहीं तो दूसरा कुछ लिखते। अगर दोनों तार श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, धारा दोनों की समान होगी, तो जो धारा एल्युमिनियम के तार की होगी वही धारा कॉपर के तार की भी होगी। तो यहां से n का मान है 8.4 इंटू 10 की पावर 28। क्षेत्रफल का मान लिखोगे, सॉरी ई का मान रखोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ए का मान कितना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14, आर का स्क्वायर लंबा है 0.08 इंटू 10 की पावर -2, स्क्वायर लगा दे इसका कि रहने दे, छोड़ दे इसको, बख्श दे, ऐसा इतना लंबा लंबा, इतना लंबा लंबा होता है। इसीलिए ना एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आए, न्यूमेरिकल पहले छोड़ ही दीजिएगा, उसको लास्ट में करिएगा। अगर एकदम आ रहा है तो उसको करिएगा, अब इतना लंबा पहले, अगर इसको करने बैठोगे जो याद रहेगा डिफिनीशन वो भी भूल जाएगा। तो पहले पहले थियरी लिखो, उसके बाद ये सब लिखो। और एक बात और है, थियरी आपको कभी भी 100 आउट ऑफ 100 नहीं देता है, लेकिन आपको ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये आपको हमेशा 100 मार्क तक अप्रोच कराता है। अगर आप न्यूमेरिकल सही कर दिए, चाहे आपकी राइटिंग खुद है, चाहे जैसे मान लो 2 4 कुछ कुछ भी ऐसे, कोई भी राइटिंग आपकी हो, आप सही लगाए हो बस, किसी की औकात नहीं आपकी राइटिंग देख करके आपके न्यूमेरिकल मतलब आपका नंबर काट देगा मैथ में। इसीलिए शक्तिशाली होता है, और इसीलिए सबको पढ़ा जाता है। थियरी में आपका कितना अच्छी राइटिंग रहे तब भी नंबर कट ही जाता है, पॉइंट नंबर कट जाएगा, एक नंबर आधा नंबर कुछ भी कट सकता है, बट इससे नंबर नहीं कटने वाला है। ये होगा 8.4 इंटू, ये देखो पावर अभी हम लोग बैलेंस करेंगे। अच्छा यहाँ पर 16 भी तो था, 1.6 था, और यहाँ पर 3 पॉइंट कितना है 8। अच्छा इसको गुणा कराओगे तो 8 अठाई कितना होगा 64। तो 64 जो 10 की पावर है वो कहाँ लगेगा, 4 अंक पे लगेगा ना, तो 0.00 ऐसा यहाँ लगा दो। ये 10 की पावर कितना होगा माइनस, अच्छा 64, अब सही है, 4 अंक लग गया कि नहीं लग गया, 10 की पावर -4,
यहां से आपको -4 मिलेगा और यहां से कितना है 28 है और यहां से कितना है 10 की पावर -19 है। अब चलो पूरा कराओ। 19 और 4 कितना होगा 23। 23 में से 28 घटा दोगे 5 आएगा। साथ ही साथ इसको गुणा कराओ, इसको गुणा कराओ, पूरा गुणा गुणा कराना है। 16 वाला तो हो सकता है ना, उसके बाद इसका इसका तो नहीं हो सकता है। पूरा टोटल गुणा करा के बताओ। यहाँ हो गया, गुणा कर रहे थे क्या? अरे वाह, मतलब बच्चे सब मेहनती हो रहे हैं, क्या बात है। यहां से VD बराबर, आओ देखते, ये देखो भैया बड़ा लंबा डिजिट है, देखो यहां पर कभी भी डेसिमल के बाद आप 2 डिजिट लीजिए, वो प्योर माना जाता है। तो ये आप इसको बनाओगे 10, ये ऊपर लेके चलो कितना होगा ये 10 की पावर -5, ये कितना होगा 2 7, दशमलव को 1 2, अच्छा दशमलव को एक काम करते हैं, यहां रहने देते, 2 पॉइंट इतना इतना लेते हैं, बाकी ये तो ऊपर चला गया, बचा इतना। अब आप क्या करोगे, इसको आप यहां पर 1 बना लो गुणे, अच्छा ये पावर 1 है ना, 5 में से 1 घटा दो कितना होगा 4, और ये 0.27 होगा। अब हमें क्या करना है, 0.27 से 1 में भाग देना है, दे दोगे? या तो इसको ऐसा बना दो, ये बना दो 1 2 27 इंटू 10 की पावर -2, ऐसा बना दो। VD बराबर 1/27 इंटू 10 की पावर -4, और ये ऊपर चलेगा तो कितना होगा +2। तो ये VD बराबर 1/27 गुणे 10 की घात -2, ये अब बता दो 27 से भाग कर दो 1 में, 7 बार जाएगा। इसको यहां से भाग दे दो, भाग अगर देखो तो आएगा, अगर देंगे तो आएगा 0.037 इंटू 10 की पावर -2। VD बराबर 1 2 3 ये 1 2 1 2 7 इंटू 10 की पावर -4 मीटर प्रति, ये आंसर होगा। लिखो, एक तार है, ठीक है, एक तार दिया गया है, यहां पर एक तार मान लेते हैं, ऐसा कुछ भी है, एक तार है, छोटा सा तार, कुछ भी ले लो किसी भी लंबाई का, थोड़ा मोटा बना दे, ये क्या है, ये तार है, और इसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R ओम है। ये क्वेश्चन में दिया गया, अपने मन से आपको नहीं करना है। अब कह रहा है कि इसकी लंबाई ना, इस तार को खींचकर प्रारंभिक लंबाई का n गुना कर दिया जाता है। देखो बालक, इसकी मान लो प्रारंभिक लंबाई कितना है, L है, और अगर इसको खींचोगे, मान लो इसको खींचोगे तो बड़ा होगा कि नहीं होगा, बड़ा होगा, तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? मान लो जो बढ़ी हुई लंबाई है, जो मतलब लंबाई में जो परिवर्तन होता है वो क्या है, L डैश है। अच्छा एक बात और है, अगर इस तार को खींचोगे तो इसका क्षेत्रफल चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? आए? हो जाएगा। जैसे मान लो इसको, ये है तार, इसको खींचेंगे तो हो जाएगा चेंज ना, जैसे मान लो सकता है बीच में पतला हो जाए, किनारे मोटा ही रहे, तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा, और जो शुरुआत का क्षेत्रफल था उसको मान लो A है, और जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है उसे मान लो क्या है, A डैश है, ठीक है। और दूसरी बात, यहां पर जब तार को खींचा नहीं गया था, प्रतिरोध R, लंबाई L, क्षेत्रफल A, और जब तार को खींच दिया गया है, आप जानते हो अगर तार को खींच दोगे जो प्रतिरोध है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो प्रतिरोध है ना वो डिपेंड करता है किस पे, लंबाई पर। अगर प्रतिरोध बढ़ाओगे या लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब जो बढ़ा हुआ प्रतिरोध है उसको मान लेते हैं R डैश है, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? देखो, तार की प्रारंभिक लंबाई स्मॉल l,
और प्रतिरोध क्षेत्रफल। तार को खींचने के बाद प्रतिरोध कितना हो रहा है, लंबाई। अच्छा, अब दूसरी बात बताओगे, यही तार है, इसी तार को खींच कितना बड़ा किया गया है, इसके आयतन में परिवर्तन होगा, होगा, परिवर्तन होगा। हाँ, अगर मान लो यहाँ 100 ग्राम का तार है तो यहाँ 1 किलो का हो जाएगा, हो सकता है ना। इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तार के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सब में परिवर्तन होगा, प्रतिरोध में, क्षेत्रफल, लंबाई, सब में परिवर्तन होगा, लेकिन इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं इसको लिख दूं कि प्रारंभिक लंबाई L है, प्रारंभिक क्षेत्रफल A है, ऐसा है, ये समझ लोगे आप लोग। अभी तो समझ लोगे सर, लेकिन 3 महीने बाद नहीं समझ पाओगे। मान लेते, चलो माना खींचने से पहले तार की प्रारंभिक लंबाई स्मॉल l, क्षेत्रफल कैपिटल A, और प्रतिरोध हाँ R है। और दूसरी बात, खींचने के बाद क्या होगा, तार की लंबाई क्या हो जाएगी, L डैश, और क्षेत्रफल और प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा R डैश। ठीक है, इतना हो जाएगा। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, सब में परिवर्तन होगा लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए लिखोगे। अच्छा, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्या होता है, ऊंचाई। इसको हमें दो फॉर्मेट में चेंज करना है, क्षेत्रफल के रूप में लिख दो। मान लो ये चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो गया, क्षेत्रफल, और लंबाई क्या होगा ये। तो अगर आयतन लिखोगे तो क्षेत्रफल इंटू क्या होगा, लंबाई। तो इस तार का आयतन कितना होगा, A इंटू L, और इसका आयतन कितना होगा, गुड, A डैश L डैश होगा। इसलिए लिखोगे A इंटू L बराबर होगा A डैश L डैश। ठीक है, अब यहां बना लीजिए इसको, L अपान में, इसको इधर लेके आओ, L डैश बराबर ये होगा A डैश अपान में A। ठीक, आगे चलते थोड़ा सा, इसको ऐसे लिखे रहो। चूंकि तार को खींचने के बाद, तार को खींचने पर क्या हो रहा है, तार को खींचने पर तार की लंबाई, अच्छा क्वेश्चन देखो एक बार, तार को खींचने पर क्या हो रहा है, तार को खींचकर प्रारंभिक लंबाई का n गुना कर दिया जाता है ना। यहां चूंकि तार को खींचकर प्रारंभिक लंबाई का n गुना कर दिया जाता है, अब बताओ, तार को खींचकर प्रारंभिक लंबाई का n गुना कर दिया था, इसका मतलब है, देखो इस तार को जब खींचोगे ना, जाहिर सी बात है, इस तार को खींचोगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और ये कह रहा है प्रारंभिक लंबाई का n गुना, मतलब ये प्रारंभिक लंबाई का n गुना कर दिया जाता है, और ये जो लंबाई है बराबर किसकी हो जाएगा, L डैश के। इसलिए लिखोगे L इंटू n इक्वल टू कितना होगा, L डैश। अब यहां से निकाल लो n इक्वल टू, ये इधर आएगा L डैश अपान में कितना होगा, L। इसको समीकरण 1 बनाओ। देखो यहां पर L डैश नीचे आ गया हम लोग का ना, एक थोड़ा सा इसमें चेंज कर दें सर, कर दीजिए इस थोड़ा सा,
देखो यहाँ पे ना हम इसके फॉर्मेट बनाएंगे इसके, तो इसको बना देते हैं, यल डैश ऊपर रखना है, मतलब हमें इसको यहाँ लाना है, ए अपान में ए डैश बराबर इसको यहाँ लेके चलना है, यल डैश अपान में यल। अब हो गया ये समीकरण एक से ये देखो क्या है, ए अपान में ए डैश बराबर है यल डैश अपान में यल। देखो यल डैश अपान में यल किसके बराबर है, एन के। ये पूरा सिस्टम बराबर हो जाएगा इतना ये। अब हम लोग जानते हैं, अब इस तार का मतलब पहले तार का जब खींचा नहीं गया था तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध लिखना है। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर लिखोगे तो क्या होगा, आर ए अपान में यल, या यहां से हम प्रतिरोध निकाले कैपिटल आर, चूंकि प्रतिरोध निकालना आर निकालोगे तो क्या होगा, रो यल अपान में क्या होगा ए। और दूसरा खींचने के बाद प्रतिरोध, ये विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा। अब देखो खींचने के बाद प्रतिरोध क्या हो रहा था, आर डैश क्षेत्रफल ए डैश लंबाई क्या हो रही थी, तो अब ये चेंज हो जाएगा, आर डैश ए डैश अपान में क्या होगा यल डैश। तो यहां से प्रतिरोध निकालोगे, आर डैश बराबर कितना होगा, ए, इतना हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। अब इस सबको हटा रहे हैं, समीकरण 2, हाँ समीकरण 3 भागे समीकरण 2 से अब भाग दे दो, तो यहाँ आर डैश अपान में कितना होगा, आर बराबर आर डैश की वैल्यू ऊपर रखोगे, रो यल डैश अपान में होगा कितना ए डैश। अब ये यल डैश देखो, हाँ अभी देखो अभी दूसरा वाला रखना है, ओहो ये आपका दूसरा समीकरण है, ये वाला क्या है तीसरा है। अब इसकी वैल्यू रखोगे तो ये जाएगा ऊपर कैपिटल ए अपान में आएगा रो, हो जाएगा यल, यहां से काटो ये वाला कट जाएगा, आर डैश अपान में आर इक्वल टू यल डैश अपान में क्या होगा यल, ये हो गया, और होगा ए अपान में ए डैश। देखो ऐसा बन रहा है क्या, ए अपान में डैश यल डैश अपान में यल। तो यहां पर वैल्यू रखोगे आर अपान में आर, आर डैश अपान में आर। देखो यल डैश अपान में यल भी बराबर किसके है, एन के। ए अपान में ए डैश बराबर किसके है, एन के। वैल्यू रखो यहां से, ये होगा एन और ये होगा कितना एन, और आर डैश अपान में आर इक्वल टू कितना होगा एन स्क्वायर, और जो ये आर डैश है बराबर किसके हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू आर के। अब बताओ ये खींचे हुए तार का प्रतिरोध है, इसको हम लोग खींचे थे, और ये प्रारंभिक प्रतिरोध है। तो यहां से सिद्ध होता है सर कि अगर आप किसी तार को खींचोगे ना, खींच कर उसका n गुना करोगे तो वो पहले तार के प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाएगा। जैसे एग्जांपल एक बताते हैं, मान लो किसी तार का शुरुआत में किसी तार का प्रतिरोध कितना था 2 ओम मान लेते हैं, इस तार को खींचकर मान लो कितना गुना कर दिया जा रहा है, मान लो 5 गुना कर दिया जा रहा है, कितना गुना 5 गुना। अब उस तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो आप लिखोगे सर आर डैश बराबर, ये देखो एन स्क्वायर गुना मतलब 5 का स्क्वायर इंटू उसी मतलब प्रतिरोध को क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो आर डैश बराबर 5 5 25 25 दूना कितना होगा 50। तो मतलब ये जो बढ़ा हुआ प्रतिरोध है, ये जो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा 50 है, ये हुआ। ठीक है, इस पर क्वेश्चन हम लोग कराते हैं डायरेक्ट, इतना लिखो पहले, एक बार और समझा देना तो ठीक हो जाएगा। कल पढ़े थे कि अगर मान लो कोई चालक तार है, इस चालक तार का प्रतिरोध R है, लंबाई कितना है L है, और इसका क्षेत्रफल कितना है A है। यदि इस लंबाई को मतलब इस तार को खींचकर n गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी लंबाई क्या हो जाती है, L डैश हो जाती है, प्रतिरोध कितना हो जाता है R डैश, और इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो क्षेत्रफल A डैश मान लेते हैं। लेकिन इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो अगर किसी चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल R है, उसकी लंबाई को खींचकर n गुना बढ़ा देते हैं
तो जो नया प्रतिरोध होगा उस चालक तार के प्रतिरोध के n स्क्वायर गुने के क्या होता है, बराबर होता है। ये एक प्रकार का फार्मूला है। कैसे आया था इसको हम लोग सिद्ध करा दिए थे। इस पर 2-3 क्वेश्चन भी देख लिए थे। एक क्वेश्चन वो है, इस पर और क्वेश्चन आज करा देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा था कि एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, 10% बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, लास्ट में यहां से निकाले थे r डैश अपान में r इक्वल टू कितना आया था, यानी स्क्वायर ना। ये अब जितना बढ़ाया जा रहा था, चाहे जितना गुना हो चाहे जितना परसेंट हो, वो आपका क्या था, स्मॉल n था। तो यहाँ पर कितना परसेंट बढ़ा रहा है, 10% बढ़ा रहा है। ऐसा मान के चलेंगे कि शुरुआत की जो लंबाई थी चालक तार की वो कितना थी, 100% थी। कभी भी आपको परसेंट में कुछ चीज दे तो आप जो मानोगे वो हमेशा 100% मान के चलोगे। अच्छा, अगर ये 10% बढ़ा दिया जाता है तो पहले 100% था, 10% बढ़ा दिया गया तो कुल कितना हो जाएगा, 110%। अब इस परसेंट को आप चेंज कर दीजिए, 110 बटे कितना हो जाएगा, 100। यहां से ये कट जाएगा, भाग दोगे तो क्या आएगा, 1.1। अच्छा, यहां से r डैश अपान r इक्वल टू हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। वी नो दैट r डैश अपान में r इक्वल टू क्या होता है, n स्क्वायर। अब r डैश अपान में r इक्वल टू, यहां इसकी वैल्यू रख दो, यहां इसकी वैल्यू रखोगे तो 1.1 का क्या होगा, होल स्क्वायर। r डैश r अपान में ये इसका स्क्वायर कर दो, कितना होगा, 1.21। यहां इतनी इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम लोग लिखते हैं परसेंट वृद्धि का फॉर्मूला। प्रतिशत वृद्धि ये होता है r डैश माइनस r अपान में r। परसेंट बनाना, इसको आप क्या कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। इसको थोड़ा ओपन कर दो, ये होगा r डैश, इसके बटे में लिखोगे तो r माइनस ये होगा r अपान में r इनटू क्या होगा, 100। ये वाला कट जाएगा, कितना बचेगा, इनटू क्या हो जाएगा, 100। यहां देखो इसकी वैल्यू हमें पता है ना, कितना है, 1.12 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 100। अच्छा, 1.12 से आप क्या कराओगे, एक घटा दोगे तो कितना आएगा, 0.21 इंटू क्या आ जाएगा, 100। अच्छा, इसको आप ये गुणा कराओ तो कितना होगा, 21%। ये हमारा था आंसर। ठीक है, लिखो। इस पर और क्वेश्चन करा देते हैं। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है, 40% बढ़ा दी जाती है, 40% बढ़ा दी जाती है। इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो आप क्या देखो, अब की बार वृद्धि कितनी हो रही थी, 40% की। तो अब अगर 40% वृद्धि हो गई तो हो जाएगा 140, क्योंकि 100% पहले से था तो 140 होगा। परसेंट को हटाओगे, 100 से भाग करोगे, तो ये होगा n इक्वल टू 2 दशमलव लगा दो 1.4। ठीक है, इतनी वृद्धि हो रही है। अच्छा, वी नो दैट, लिख दो फॉर्मूला। हम लोग जानते हैं r डैश अपान में r इक्वल टू कितना होता है, n स्क्वायर। r डैश अपान में r इक्वल टू n स्क्वायर मतलब 1.4 का स्क्वायर, r डैश अपान में r इक्वल टू कितना होगा, ये 1.96। ये आ गया। अब हमें प्रतिशत वृद्धि, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि के लिए हम लोग निकालेंगे r डैश अपान में r माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 100 ना। आप डायरेक्ट यहां से भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू कितना है, माइनस, देखो इसकी वैल्यू कितना है, 1.96 माइनस 1, और आप क्या करा दोगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये 1.96 से 1 माइनस करोगे कितना होगा,
0.96 इंटू कितना होगा 100, और इसको गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा 96%, ये हो जाएगा, मतलब 96% उसकी हो जाएगी वृद्धि। एक फार्मूला आपको बताए थे अगर याद हो तो, आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, बताया गया था कि नहीं बताया गया था? अब इसमें आप बताओगे ये आर टी क्या है? आर टी क्या है? टी तापमान पर क्या है? प्रतिरोध है। ये जो आर टी है टी तापमान पर क्या है? प्रतिरोध है। और ये जो आर नॉट है ये क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है? ये प्रतिरोध है। या आप ऐसा कह सकते हो सर कि ये प्रारंभिक प्रतिरोध है जब टी तापमान देने पर, टी तापमान देने पर प्रतिरोध आर टी, और जब कुछ टेम्परेचर नहीं था तब प्रतिरोध कितना था? और अल्फा क्या है? अल्फा नियतांक है जिसे क्या बोलते हैं? ताप गुणांक। अच्छा देखो ताप गुणांक दिया है कि नहीं दिया है ना, प्रतिरोध का ताप गुणांक दिया है, तो हम लोग यही फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टंगस्टन के तंतु का जो तापमान है कितना है? वो 150 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है? और इसका 500 डिग्री सेल्सियस पर कितना प्रतिरोध होगा वो निकालना है। सॉरी, हाँ, इसका 500 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना हो उसको निकालना है। देखो सबसे पहले जो क्लियर उसको लिखते हैं। स्टार्टिंग में कह रहा है कि तंतु का जो 150 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है ना वो कितना है? 150 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है? 133 ओम है। इसका मतलब ये बताओ ये आर टी दिया है कि R0 दिया है? सॉरी, ये मतलब ये तापमान है, ये जो प्रतिरोध है ये आर टी है कि R0 है? R0 कैसे होगा? R0 का मतलब है जीरो, जब तापमान कुछ नहीं था ना तब का ये प्रतिरोध होना चाहिए, लेकिन जब आप तापमान कुछ ना कुछ दे देते हो तब प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो ये डिग्री सेल्सियस में तापमान है कि नहीं है? ये कुछ ना कुछ तापमान है तो प्रतिरोध कितना हो गया? 133, मतलब आरटी हो गया। इसका मतलब है जो टी बराबर हमारा कितना है? 150 डिग्री सेल्सियस है, और इस पर जो प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? R0 की वैल्यू, कहने का मतलब शुरुआत का प्रतिरोध हम लोग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग 500 डिग्री सेल्सियस पर कितना प्रतिरोध होगा उसको निकाल देंगे। तो यहां पर लिखते हैं जो T बराबर दिया है कितना है? 150 डिग्री सेल्सियस, और RT ताप की प्रतिरोध कितना है? 133 ओम, और अल्फा की वैल्यू कितना है? 0.004 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया। अब देखो रख दो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। यहां से इसकी वैल्यू निकालो, R0 बराबर ये होगा आर टी 1 प्लस अल्फा टी। R0, आर टी की वैल्यू रखो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू रखो, और इंटू, देखो इंटू टी लिखा गया। टी का मतलब क्या है? टेम्परेचर है, तापमान है, और तापमान कितना है? 150 डिग्री सेल्सियस। अब इसको गुणा उड़ा करके बताओ भैया, और इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। तो यहां से R0 बराबर 133 1 प्लस, इसको आप गुणा करा दीजिए। 15 पचे 75 की 5 हासिल 7 होगा, 15 चौका कितना होगा? 15 चौका 60, और 60 7 67, और कितने अंक दशमलव लगेगा? 4 अंक पे, ये हो गया। ठीक है, और अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, एक जीरो यहाँ बढ़ा देना, क्योंकि इसका इसका ये तो 4 अंक दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग ऐड कर देंगे। R0 इक्वल टू 133 अपान में, इसको इसमें ऐड करो कितना होगा? 6750 R0,
अच्छा, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1.6, इसको इसमें एक ऐड कर दो, ऐड करो कितना होगा 6 8, इसको भाग दो, भाग कराओगे कैसे, दशमलव हटा करके, दशमलव हटाओगे तो ये होगा 13300 अपान में कितना होगा 168, इसको भाग करो, भाग करो, भाग करके बताओ जल्दी से। हम्म, चलो करते हैं। अब आपको इस पर 500 पर निकालना है, बराबर आर जीरो की वैल्यू मिली है हमारे पास 79, 1 प्लस अल्फा, टी की वैल्यू टी, टी बराबर आपको 500 रखना है, 500, अल्फा की वैल्यू रख दो कितना है 0.0045 इंटू, अब टी का जो मान है 500 रखोगे तो आर टी में रख दूं, आर टी तो पहले दिया था 500 में निकाल दे, इसका मतलब 500 पर है प्रतिरोध 79, इसको गुणा कराओगे 1 प्लस 5 का गुणा 5 पच्चीस 25 की 5 पांचों का 20, दो कितना हो जाएगा 22, दो जीरो बढ़ा दो और कितने अंक दशमलव लगाओगे 4 अंक पे दशमलव, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको आर 500 इक्वल टू 79, इसको जोड़ दो कितना होगा 3 इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब गुणा करा के बताओ, गुणा, इसका गुणा कराओ, इसका 79 पॉइंट दिस 500, नो 200, बोलो 256.75, अच्छा डेसिमल यहाँ पे है, ऐसा है पक्का, तब उसके बाद दशम जीरो और रहा होगा ना, अच्छा दो जीरो, ठीक है ये हो गया, इसको आप सार्थक अंकों में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा देखो, इसको मैं कर दे रहा हूं 256.7, एक कितना हो जाएगा 8, इतना ओम आएगा, लिख लो। कह रहा है संलग्न चित्र में कुछ दिखाया गया है, ये है संलग्न चित्र, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है 2 ओम है, ये ठीक ऐसा, सबका प्रतिरोध कितना है 2 ओम, ये 2 ओम है। अब हमें ये बताना है कि इस परिपथ से इस परिपथ की अधिकतम शक्ति पी मैक्स कितनी होगी, उसको बताना है, बता दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो शक्ति का फॉर्मूला जानते हो, अच्छा क्या क्या दिया उसको लिखो पहले, क्या क्या दिया है, दिया है क्या, प्रतिरोध 2 ओम, सबका प्रतिरोध 2 ओम है ठीक, और विद्युत शक्ति मतलब P बराबर कितना जा रहा अधिकतम 18 वाट, ठीक है, और उसके बाद बस देखो प्रत्येक का प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर कितना है 2 ओम है, ठीक है, यहां से आप ये निकालोगे पहले कि इसमें कितनी धारा जा रही है, पहले आप धारा का मान निकालोगे, तो हमें सबसे पहले धारा का मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग शक्ति अधिकतम शक्ति निकाल देंगे। तो आप ऐसा कोई फॉर्मूला बता दो जिसमें पी आर और आई हो, पी बराबर लगा दो आई स्क्वायर, ठीक है, आई का मान निकालो यहां से, ये आएगा
इस परिपथ में कितनी धारा जा रही है? 3 एम्पियर। धारा का मान आ गया। अब हमें निकालना है इस पूरे परिपथ में, इस मतलब पूरे परिपथ की कितनी पूरी शक्ति हो सकती, मैक्सिमम शक्ति कितनी हो सकती है ताकि ये परिपथ बना रहे, पिघल उगल ना, टूटे उटे ना। तो कितनी शक्ति हो सकती है? देखो आई का मान पता चल गया। अब पहले सबसे पहले ना, अगर पूरे परिपथ की बात होगी ना, तो आप क्या करोगे, कुल प्रतिरोध भी निकालोगे। कुल प्रतिरोध निकाल लो। कुल प्रतिरोध कितना होगा बता दोगे? वैसे बता दो। ये दोनों किस क्रम में है? ये दोनों समांतर क्रम में है, और ये दोनों समांतर बनेंगे किस, और ये दोनों समांतर, एक प्रतिरोध बनेगा और इसमें क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था, अगर आपके पास दो प्रतिरोध है ना, तो आप क्या करिए, उन्हीं दोनों प्रतिरोधों का गुणा करा दीजिए और उन्हीं दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दीजिए। अच्छा, ये दोनों अब किस क्रम में बन गए, श्रेणी, ये मतलब ये प्रतिरोध बना और ये एक प्रतिरोध बन के इसके साथ कौन सा क्रम बनाएगा, और श्रेणी क्रम में क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? शॉर्ट में एक ही लाइन में हो गया। नहीं समझे ना? अगर भैया आप इस दोनों को जोड़ोगे तो एक प्रतिरोध होगा, जब एक प्रतिरोध होगा तो ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में होगा, लास्ट में जोड़ोगे ही। वही हमने डायरेक्ट कर दिया, एक प्रतिरोध ये हो गया और ये श्रेणी क्रम, वैसे हम लोग जोड़ देते हैं। तो अब ये कितना होगा बताओ? 4 होगा। 4/4 कितना होगा? 4/4 कितना होगा? 1 होगा। 1 + 2 = 3। इतना ओम प्रतिरोध हो गया। पी मैक्स बराबर कितना लगा सकते? पी बराबर फॉर्मूला बताइए जिसमें प्रतिरोध हो और आई हो, बताओ। आई स्क्वायर पता है, आर भी पता है ना, आई स्क्वायर आर। अच्छा, आई का मान है 3, 3 का वर्ग। आर का मान कितना है? 3 × 3 = 9, 9 × शक्ति का मात्रक। ठीक है गुरुजी, बहुत सही, तुम लोग पढ़ाई पढ़ रहे हो। इतना 27 वाट है। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से। हाँ, जूल प्रति, हाँ कर सकते हैं सर, लेकिन इसको हम लोग वाट लिख सकते हैं सर।